चमचा युग में फिसलन 1931-32 के इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों को आंशिक रूप से ध्वस्त किया। डॉक्टर अम्बेडकर अस्तित्व को अंधकार युग में निकालकर प्रकाश युग में ले जाने का संघर्ष कर रहे थे, किंतु महात्मा गांधी और कांग्रेस दूसरी साजिशें रच रहे थे। महात्मा गांधी इस देश की व्यवस्था चातुर्वर्ण्य पर आधारित अपने धर्म के अनुसार चलाना चाहते थे। ऐसा करके उन्हें अस्तित्व को अंधकार युग में ही बनाए रखने का पक्का यकीन था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चातुर्य वर्ण उन्हें सदियों तक बनाए रख सका। इन साजिशों के वशीभूत होकर महात्मा गांधी ने उनके लिए किसी प्रकार के संरक्षणों के विरुद्ध जमकर लड़ाई लड़ी। गोलमेज सम्मेलन में अंतिम स्थिति तक उन्होंने इंच पर अड़ंगेबाजी की। अछूतों से अपनी शत्रुता के कारण वे इस हद तक चले गए कि उन्होंने अछूतों का विरोध करने में मुसलमानों का साथ लेने के लिए मुसलमानों की सभी मांगें स्वीकार कर ली, किंतु सौभाग्य से मुसलमानों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस सब के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर उनके अधिकारियों को खास तौर पर पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में उनके राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफल रहे। महात्मा गांधी के लिए तो यह अत्यधिक कठिन और असहनीय बात थी। जब उनकी सारी दलीलें नाकाम हो गई थी तो उन्होंने दबाव नीति का सहारा लिया और अमन अनशन की धमकी दे डाली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उन्हें अत्यंत विश्वसनीय पत्र लिखा, किंतु महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को अपना अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के आमरण अनशन के पूर्ण प्रभाव को डॉक्टर अम्बेडकर के उस वक्त के निम्न उद्धरण से सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, जो उन्होंने 19 सितंबर 1932 को जारी किया था। यह ध्यान देना और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी प्रतिक्रियावादी और अनियंत्रणीय शक्तियों को मुक्त कर रहे हैं और इस प्रकार समुदाय तथा दलित वर्गों के बीच घृणा की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उन लोगों के बीच मौजूद खाई और भी चौड़ी हो रही है। जब मैंने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी का विरोध किया था तो मेरे खिलाफ पूरे देश में बड़ा हो हल्ला मचाया गया और मैं तथाकथित राष्ट्रीय प्रेस में मुझे राष्ट्रीय उद्देश्य के विरुद्ध देशद्रोही के रूप में चित्रित करने, मेरे पक्ष की ओर से आने वाले पत्राचार को दबाने तथा सभाओं में और सम्मेलनों जिसमें से कई तो कभी संपन्न ही नहीं हुए की रिपोर्ट प्रकाशित कर मेरी पार्टी के खिलाफ प्रचार को बल देने का षड्यंत्र चल रहा था। दलितों की कतारों में विभाजन पैदा करने के लिए चांदी की गोलियां का बेरोक टोक इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ झगड़ों की परिणति तो हिंसा में भी हुई। यदि महात्मा गांधी इस सब की व्यापक स्तर पर पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं तो भगवान के वास्ते उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और विनाशकारी परिणामों को टालना चाहिए। मेरा विश्वास है कि महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन यदि वे स्वयं को विरत नहीं करते हैं तो उनकी तमाम इच्छाओं के बावजूद इन परिणामों का आगे आना वैसे ही निश्चित है और असंभवी है जैसे कि दिन के बाद रात आती है। डॉक्टर अम्बेडकर के बयान के उपरोक्त अंश डॉक्टर अम्बेडकर के उस पेशोपेश की झलक देता है जिसमें वह उस समय उलझे हुए थे। डॉक्टर अम्बेडकर के महात्मा गांधी का तर्क था कि मेरा जीवन आपके हाथों में है, क्या आप मेरे जीवन को बचाएंगे? यह अपने अनशन के दौरान पैदा की गई परिस्थितियों से स्वयं को निकालने की महात्मा गांधी की बेहद बेसब्री को दर्शाता है। डॉक्टर अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के ऐसे
पेशोपेश में एक होने के कारण दोनों ही इस स्थिति से निकलने के लिए उत्सुक थे और इस प्रकार सवर्णों की नापसंदगी और अछूतों की नाराजगी के बीच पुनः समझौते को दोनों पक्षों द्वारा मान्यता दी गई और उससे भारत सरकार अधिनियम में शामिल कर दिया गया। पूना पैक्ट ने अछूतों से पृथक मताधिकार अथवा पृथक निर्वाचन मंडल छीन लिया और उन पर संयुक्त निर्वाचन मंडल थोप दिया। इसके प्रभाव को स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अद्भुत रूप से स्पष्ट किया। संयुक्त राष्ट्र निर्वाचन मंडल और सुरक्षित सीटों की व्यवस्था पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार लागू होंगी के अंतर्गत स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। यह कोरी कल्पना भर नहीं है कि पिछले चुनाव 1946 ने निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया कि अनुसूचित जाति की संयुक्त निर्वाचन मंडल में पूर्ण रूपेण मताधिकार वंचित किया जा सकता है। असंभावी होने वाला हो ही गया। पूना पैक्ट ने अनुसूचित जनजाति को मताधिकार वंचित कर दिया और उसके द्वारा चमचा युग में धकेल दिया। दोस्तों